में अपना जुनून दिखाता है ना, वो फिर वो बड़े बिजनेस। गुरुदेव आवाज का कुछ चैलेंज है जी। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ अब आ रही, सही आ रही। यस जी। कोठारी सर बोलते हैं जून में जो काम जितने जुनून के साथ करता है वही आरसी में बड़े लेवल पे जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप जून का महीना बहुत स्टार्ट हो चुका है सर, और आपको ये सूचना भी मिल चुकी है कि आरसीएम का साल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है एनिवर्सरी प्रोग्राम। और एनिवर्सरी प्रोग्राम डिक्लेयर हो चुका है 13 नवंबर 2022 न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये प्रोग्राम होगा। 35,000 लोगों की कैपेसिटी का ये ऑडिटोरियम है और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। क्या बात है। तो आपकी जो साथी बाहर से आ रहे हैं अपनी टिकट वगैरह पहले उसी प्रकार से बुक कर लीजिए। डेट रहेगी 13 नवंबर 2022। राइट सर। 13 नवंबर 2022 के ऐतिहासिक प्रोग्राम के अंदर दो तरह के लोग जाएंगे, जैसे कल महावीर सारंग जी ने एक मैसेज के अंदर डाला। पहले वो लोग जाएंगे जो ताली बजाने वाले होंगे और दूसरे वो होंगे जो ताली बजवाने वाले होंगे। क्या? अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ताली बजाने वाला बनना है या बजवाने वाला बनना है। मुझे याद है 15th एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आरसीएम में सबसे पहले मेरे को पिन मिली थी एमरल्ड की। हमने बहुत लंबा जंप लगाया था और उस लंबे जंप में सबसे बड़ा जो रीजन था वो आप सभी साथियों को याद होगा। उस समय टारगेट आया था जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार करने वालों को एंट्री थी खाली। यस। उससे भी हमने 7 लाख के बिजनेस को 27 लाख पे लेके गए, यानी कि लगभग 4 गुना बिजनेस को बढ़ाया हमने एक टारगेट से। और अब की बार तो मेरे को एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड करते करते 8 साल हो गए। 8 सालों में पहली बार ऐसा टारगेट आया है कि मात्र 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोगों को, साथियों को आरसीएम के एनिवर्सरी प्रोग्राम में सम्मानित किया जाएगा। हेलो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एनिवर्सरी प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसका होगा क्या, एक बात बताता हूं मैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। 3 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। और तीनों का जन्म एक ही जैसे होता है। ऊपर वाला पार्सलिटी नहीं करता, तीनों ही मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन तीनों के वर्किंग स्टाइल में अंतर है। वर्किंग स्टाइल में अंतर यह है कि अपर ग्रेड के जो लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, वो काम करते हैं जो 10 साल बाद चलने वाला है। वो काम वो आज करते हैं, इसका मतलब वो अमीर होते हैं। मिडिल क्लास वाला आदमी वो होता है जो आज का काम आज करता है, यानी आज जो बाजार में चल रहा है वो काम करता है। अपने आप में ईगो में रहता है, घमंड में रहता है, मस्त रहता है, खुश रहता है। आज का काम आज करने वाला आदमी मिडिल क्लास फैमिली में आता है। और आज चलने वाला काम कल करेगा वो आदमी लोअर क्लास में होता है। तो दुनिया में के जितने भी अमीर लोग हैं, इनकी वर्किंग स्ट्रेटजी आप निकाल के देखो, इनका तरीका निकाल के देखो, ये सब के सब लोग वो काम करते हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद चलने वाला है। एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बताया, फिर बताता हूं। गौतम अडानी ग्रुप ने 2007 में इंडिया में गैस की पाइपलाइन डालना शुरू किया और टारगेट लिया 2032 यानी कि 25 सालों का लक्ष्य लिया कि हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम गैस की पाइपलाइन बिछा देंगे। अब मजे की बात यह, गैस का नाम लेते ही आपको यह बात नॉर्मल लगने लगी है, गैस का तो हो ही सकता है। लेकिन इमेजिन करो, मैं बात कर रहा हूं आज से 15 साल पहले, 2007 की, जब एक आम आदमी को, मिडिल क्लास फैमिली वाले को गैस की टंकी का नाम समझ में नहीं आता था। उस समय गौतम अडानी को पाइपलाइन समझ में आ गई थी। हेलो, 2007 में जब हिंदुस्तान के आम आदमी को गैस की टंकी समझ में नहीं आती थी, उस समय उनको पाइपलाइन समझ में आ गई थी। यानी कि वो 20-25 साल बाद वाला काम पहले करते हैं, इसलिए वो अमीर है। पानी का कारोबार, आज मैं आप में से, अभी मेरे सामने करीब 150 लोग बैठे हैं। 150 लोग में से किसी से भी बोलूंगा ना कि पानी का काम शुरू करते हैं, आप सब बोलोगे सर पार्टनरशिप लगाते हैं, पानी का काम शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा। चलेगा, लेकिन पानी का काम आज चलता है, आज वाला काम आज करेंगे तो मिडिल क्लास वाले रहेंगे, कभी अमीरों वाले पैसे नहीं कमाएंगे। पानी में अमीर कौन बना? बिसलेरी बना। क्यों बना? बिसलेरी ने आज से 50 साल पहले
सोच लिया था कि पानी को बोतल में डाल के बेचेंगे। हेलो, यस, बिल्कुल सर। इमेजिन करो 50 साल पहले आपको कोई आदमी आके बोलता कि भैया पानी का कारोबार शुरू करते हैं, बोतल में डाल के बेचेंगे, 20-20 रुपए लीटर बेचेंगे। आप बोलते हो कि तेरा दिमाग खराब है। हम उस दोस्त में रहते हैं जहां पर नदी में पानी है, घर में पानी है, बाहर पानी है, नली में पानी, नाले में पानी, नहर में पानी, समुद्र में पानी, सब जगह पानी पानी है। और हम उस देश में रहते हैं जहां पर किसी घर में एक मग पानी मांगने जाओ तो एक बाल्टी देता है। लेकिन किसी को समझ में आया था 50 साल बाद क्या होगा, कारोबार शुरू किया और वो टाइकून्स बन गया। ऐसे दुनिया के जितने भी लोग हैं, धीरू भाई अंबानी 1998 में बोला था एक मोबाइल फोन हाथ में लेके कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज आम आदमी को मोबाइल का कारोबार समझ में आता है, पर धीरू भाई अंबानी को 24 साल पहले समझ में आया था। अमीर वो है जो 10 साल कम से कम बाद चलने वाला काम आज करता है। और 10 साल बाद की इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। ये इंडस्ट्री है 2030 से ये बिजनेस शुरू होगा। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है। आज ही विनीत सर ने डाला था कि करीब 900 के आसपास लोगों ने फ्लाइट इस इंडस्ट्री के माध्यम से ले ली है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपसे पूछता हूं, आज किसी भी स्टूडेंट से आप पूछना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सिलेबस कोर्स 1998 में अडॉप्ट किया था। आप इमेजिन करो, आप एक पिता हो और 1998 में क्या आप अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते थे? हेलो, लेकिन जिस चीज को यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया वो चीज आपको करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से 2022 में अब यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क मार्केटिंग के डिप्लोमा को, डिग्री को, कोर्सेज को शुरू कर दिया है। हो सकता है आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा करवाना नहीं चाहते, लेकिन 10 साल वेट करना मेरे दोस्त, 10 साल वेट करना। 10 साल बाद आप देखना, जैसे आज हर जगह हर लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, 10 साल बाद हर लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में डिप्लोमा डिग्री करके आपके डाउनलाइन में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जिनको 2030 आज समझ में आता है। और एक कड़ी बात बताऊं ना सर, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मर्जी से करो तब भी करनी पड़ेगी, मजबूरी से करो तब भी करनी पड़ेगी, किसी के कहने से करो तब भी करनी पड़ेगी, समझाने से करो तब भी करनी पड़ेगी। आज करो तो करनी पड़ेगी, 5 साल बाद करो तो करनी पड़ेगी, 15 साल बाद आपके बच्चों को करना पड़ा तो करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। आज नौकरी सबको करनी पड़ती है। 50 साल पहले अब किसी को नौकरी के बारे में समझाते ना तो बुद्धिजीवी लोग बोलते थे तेरा दिमाग खराब है, 100 बीघा खेती का मालिक हूं, मेरे क्या कर्म फुटे जो मैं नौकरी करूंगा। उस समय लोग नहीं करते थे। आज 100 बीघा जमीनों के मालिकों को, लोगों को भी नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि आज का ये ट्रेंड है। तो 10 साल बाद का ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग, करना तो पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं भी और होंगी भी। आप हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बापू बनने वाली कंपनी के साथ काम कर रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बापू था, आरसीएम था, है और रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग राह भटकाने वाले बहुत आएंगे। वो बच्चन साहब की ना एक उनकी 3-4 लाइनें उनकी कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं चलूं मैं असमंजस में है वो भोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो अलग अलग पथ भटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आरसीएम की राह पर एक चला, क्योंकि महावीर जी बोलते हैं कि कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में कट गई, बची जो जिंदगी वो गुनाहों में कट गई। जो चलते रहे एक रास्ते पर वो मंजिल को पा गए, जो रास्ते बदलते रहे उनकी जिंदगी राहों में कट गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आप दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सा दोस्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, डाटा देखो, रिसर्च देखो, ग्रोथ देखो, गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखो, कंपनियां देखो, प्रोडक्शन, जो फ्यूचर देखो, ये करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपने 22वीं एनिवर्सरी के अंदर अपने आप, क्योंकि सबसे छोटा टारगेट मिला है आपको सम्मानित होने का, आपने 22वीं एनिवर्सरी में मात्र 10,000 बिजनेस सोलिंग का टारगेट पूरा करके अगर आप उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाके स्टेज पे सम्मानित होते हैं और 10 साल बाद आपके बच्चे उस वीडियो को देखेंगे ना,
तो आने वाली जनरेशन को बताएंगे ये वो हमारे पापा जी हैं जिन्होंने 2022 की आरसिंह की एनिवर्सरी में अपने आप को सम्मानित करवाया था, यहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ था। आज रवि शर्मा जी नहीं डालते क्या? आज रवि शर्मा जी अपने पिताजी की फोटो जब फेसबुक पर डालते ना, आप सब उठा के उनकी फोटो सबसे पहले शेयर करते हो कि ये रवि शर्मा जी के पापा है, ओपी शर्मा जी। हेलो, तो कल को आपके बच्चे भी फोटो डालेंगे सर कि ये है हमारे पिताजी सीपीसी नायर साहब जिन्होंने केरला से बिजनेस शुरू किया था और दिल्ली पहुंचे, टारगेट पूरा करके पहुंचे, इनको लीजेंड का अवार्ड मिला था। ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्त बहुत सारी बातें आज करेंगे आपसे। नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि नोट वही आदमी कमाता है जो नोट्स बनाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आज टॉप क्लास के जो मेरी टीम के जो लीडर्स हैं, फ्यूचर के जो डायमंड है, वो आरसी बिजनेस में जिनका टारगेट बड़ा है, आज वो मेरी बात को सुन रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा बात शुरू इस बात थोड़ी कड़वी बात से करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से कुछ होगा नहीं। हम सुनते पढ़ते तो बहुत है पर मानते नहीं है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इस पर जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उस पर करने से होगा। बहुत सारे लोगों को आरसी बिजनेस में ये गलतफहमी रहती है कि जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो टॉप पर पहुंचते हैं। ये आपकी गलतफहमी है सर। ये एक साइंटिफिक बिजनेस है। यहां पर पहले जुड़ गया बाद में जुड़ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, मुकेश कोठारी सर की डाउनलाइन है ओपी शर्मा जी, यानी उनके बेटे रवि शर्मा जी। मुकेश कोठारी सर स्टार सफायर है, रवि शर्मा जी स्टार डायमंड है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने मेरे को स्पॉन्सर किया, जिसने मेरे को ज्वाइन कराया, वो पहले आया था कि मैं पहले आया था बिजनेस में? हेलो सर, वो पहले था। वो पहले आया जी, तो उनका आज पता नहीं है कहाँ है। तो 1 रुपये भी नहीं आता, मैं उसके बाद में आया था। आप चेक करो, आपका जो स्पॉन्सर है, आपकी अपलाइन में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे, आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं पड़ता। ये बिजनेस उन लोगों का है जो बिजनेस की तैयारी करके लीडर बन जाते हैं। इस बिजनेस में पैसा वही आदमी कमाएगा जो लीडर बन जाएगा। ग्रेट। हेलो, इस बिजनेस में पैसा वही आदमी कमाएगा जो लीडर बन जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि लीडर बनने की कोई गोली नहीं है। किस गोली को उठाए, बंगाल जाए, कासिम उल जी को दे दे और उनको लीडर बना दे। लीडर बनने की कोई गोली नहीं है। अगर लीडर बनने की कोई गोली होती ना तो मैं मेरी टीम के सारे लोगों को लीडर बना देता। लीडर बनने की गोली नहीं है। लीडरशिप एक प्रोसेस है, और जो व्यक्ति बिना अपना दिमाग लगाए, जो व्यक्ति बिना अपना दिमाग लगाए इस प्रोसेस से गुजरता रहता है, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ता रहता है, अपने आप में सुधार करता रहता है, वो आदमी इस बिजनेस में लीडर बन जाता है। रातों रात नहीं बनता है कोई भी, रातों रात परिवर्तन नहीं होता है। जो व्यक्ति इस प्रोसेस में अपने आप को ढाले रखता है और धीरे 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 इस प्रोसेस में खुद में सुधार करता जाता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस का लीडर बनता है। 7 कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए और वही आदमी लीडर बनता है। सबसे पहला, लीडर एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है। हेलो, लीडर हमेशा महत्वाकांक्षी होता है। हर परिस्थिति में, हर लेवल में वो महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है। अगर आपके बिजनेस की स्पीड कम है, अगर आपका चेक छोटा आ रहा है, अगर आपका बिजनेस बढ़ने में समस्याएं आ रही है, अगर आपका बिजनेस धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कमी हो रही है। हेलो, कमी हो रही है, और कमी है आपकी सोच की। सबसे बड़ी कमी इस बिजनेस में कोई है ना, तो वो आपकी सोच है। कुछ बड़ा पाने के लिए आरसीएम करो, अमीर बनने के लिए आरसीएम करना है, और अमीरी की शुरुआत अपने आप से होती है। पहले अपनी फैमिली के सबसे अमीर आदमी बनो, फिर अपनी सोसाइटी के सबसे अमीर आदमी बनो, फिर अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बनो, अपने तहसील के सबसे अमीर आदमी बनो, अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर आदमी बनो। ऐसी महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए अगले लेवल पर जाने की।
बहुत सारे आपने कई बार एग्जांपल से देखा होगा, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, बाद में उनका प्रमोशन नहीं होता। क्यों? अगले लेवल पे जाने की महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग आपने इस बिजनेस के अंदर देखे होंगे जो रॉयल्टी लीडरशिप टेक्निकल आने के बाद आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने की उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है। आप जिस भी लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, हमेशा अगले लेवल की प्लानिंग करते रहो, अगले लेवल की प्लानिंग करते रहो। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो एक लेवल पर कभी रुकते नहीं है। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी अमीर है कि गरीब है सर? पर बहुत बहुत अमीर है। बहुत अमीर है, यस या नो? जी बहुत ज्यादा अमीर है। फिर भी चेक करो सर, वो दिन में 16 घंटे काम करता है, दिन में 16 घंटे काम करता है। वो एक लेवल पे रुकता नहीं है, बैठ नहीं जाता। वो कई बार कहानी नहीं सुनाते कि एक बार एक व्यक्ति किसी के घर पे गया, उसकी मेज पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसकी सोफे के ऊपर। वो कुत्ता थोड़ी देर होती चूं चूं करता, थोड़ी देर होती चूं चूं करता, थोड़ी देर होती चूं चूं करता। वो आदमी बोलता है घर के मालिक को, क्या ये कुत्ता चूं चूं क्यों कर रहा है? तो वो मालिक बोलता है कि ये जिस सोफे पर बैठा है ना, उसके नीचे कील निकली हुई है, ये इसको चुभती है तो ये चूं चूं करता है। तो आदमी बोलता है अगर इसको कील चुभ रही है तो यहाँ से उठ क्यों नहीं जाता? तो बोलता है इतनी भी नहीं चुभ रही है तो उठ जाएगा। जी तो अपने नीचे वो कीलें लगाओ जो आपको अगले लेवल पर लेके जाए। अगर आपको आरसी में या किसी भी फील्ड में दुनिया में टॉप पे जाना है तो आपको हमेशा अपने आप को एम्बिशियस बना के रखना है। हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्लानिंग आपके दिमाग में हर बार हर जगह पर होगी, तब आप आरसी बिजनेस में बड़े लीडर बनेंगे। लीडर हमेशा महत्वाकांक्षी होता है। पॉइंट नंबर 2, लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है। लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी फील्ड में नेगेटिव आदमी कभी भी अमीर नहीं बनता है, पॉजिटिव आदमी हमेशा अमीर बनता है। नेगेटिव लोगों के पास हमेशा समस्याएं रहती है और पॉजिटिव लोगों के पास हमेशा समाधान रहता है। क्या बात। हम सब के सब लोग हमारी अपलाइन में बजाज साहब और महावीर जी सारन को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि बजाज साहब और महावीर जी के पास में हर बार हर समस्या का समाधान है। उनके पास समस्या नहीं होती, हमेशा समाधान पे काम करता है। पॉजिटिव आदमी के पास समाधान होता है और नेगेटिव आदमी के पास समस्या होती है। पॉजिटिव आदमी के पास समस्या कभी आती नहीं है। एक स्टोरी से समझाता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक परिवार था, उसमें एक लड़का था, एक उसकी मां थी, एक उसकी बहन थी। उस लड़के ने विचार किया और उसने अपनी मां के पास गया, बोला मां एक समस्या है। तो वो मां बोली बेटा बता क्या है? बोले हम परिवार में 3 लोग हैं, हम 3 से 4 कब होंगे? तो उसकी मां बोलती है बेटा तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बहू आ जाएगी, हम 3 से 4 हो जाएंगे। वो चला गया, रात भर सोचता रहा। अगले दिन वापिस आया, बोले मां मेरी शादी तो हो जाएगी, हम 3 से 4 हो जाएंगे, लेकिन मेरी शादी होगी तो सिस्टर की भी तो शादी हो जाएगी, हम फिर पीछे 3 के 3 ही रहेंगे, हम 3 से 4 कब होंगे? तो उसकी मां बोलती है बेटा 1-2 साल बाद ईश्वर की कृपा होगी तो हमारे घर में नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा, एक तुम्हारा बेटा या बेटी हो जाएगी, हम 3 से 4 हो जाएंगे। तो बोला ये बात तो ठीक है। फिर रात भर सोचता रहा, 2 दिन फिर मां के पास गया। बोले मां ये जो बात तुमने बोली है ना कि सिस्टर की शादी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जब तक बच्चा होगा तब तक तुम्हारी भी तो ऊपर जाने की उम्र हो जाएगी, फिर हम उतने ही रह जाएंगे। तो फिर उतने के उतने ही रह जाएंगे। हेलो जी सर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना ही समझा दो, कितना ही बता दो, वो 3 के 3 ही रहते हैं। हेलो, पॉजिटिव आदमी हमेशा समाधान पे काम करता है, नेगेटिव आदमी के पास हमेशा समस्याएं होती है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना साहब। इस इंडस्ट्री का सबसे पहले जो सुपरस्टार बने वो राजेश खन्ना बने। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनते हैं ना, उनकी जिंदगी में कभी ना कभी डाउनफॉल जरूर आता है। राजेश खन्ना साहब की जिंदगी में डाउनफॉल आया तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, वो इतने नेगेटिव हो गए लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति, फिल्म के प्रति,
एक्टर्स के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, कि अपने आप को घर में कैद कर लिया उन्होंने, और 65 साल की उम्र में भी वो दुनिया से चले गए। और जब वो नेगेटिव दौर में जब उनका आया, डाउनफॉल जब आया, तो उसके बाद वो कभी इंडस्ट्री में लौट के आए ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव हो गए थे। राजेश खन्ना साहब से कई गुना ज्यादा बड़ा डाउनफॉल अमिताभ बच्चन की जिंदगी में आया, और वो बंदा पॉजिटिव था, कभी नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए फिर खड़ा हुआ, और आज 80 साल की उम्र में भी दिन में 16 घंटे काम करता है, और इंडस्ट्री लीडर है वो। क्यों? वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो लीडर बनने की पहली योग्यता आपके अंदर चाहिए कि लीडर हमेशा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होना चाहिए, हमेशा नेक्स्ट लेवल। पॉइंट नंबर 2, लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी। और जो ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, वो कभी बड़ा लीडर नहीं बनता है। लीडर हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में और माहौल में पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, लीडर वो होता है जो कमिटेड होता है, यानी कि जुबान का पक्का होता है। उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। अभी 2-3 दिन पहले मेरी प्रिंस जी से बात हो रही थी, ये बोल रहे थे सर आप जुबान के बहुत पक्के आदमी हो, जो बोल देते हो वो बोल देते हो, राइट। तो लीडर जो होता है ना सर, वो जुबान का पक्का होता है, जो बोल दिया सो बोल दिया। और रामायण में एक दोहा भी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। या तो कुछ बोलो मत। आरसीएम बिजनेस को टॉप पर ले जाने में आज यहाँ पर जो आरसीएम खड़ी है, इतने एथिक्स के साथ, इतने इज्जत के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग की सारी कंपनियां, सरकार तक, आपने कई बार वीडियो भी देखे होंगे जहां पर टीसीजी को एज अ गेस्ट बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री टीसीजी को बड़ी इज्जत के साथ देखती है। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि टीसीजी ने जो बोल दिया सो बोल दिया। यस सर। हेलो, बोल दिया सो बोल दिया। लीडर हमेशा कमिटेड होता है। हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। मीटिंग में जाना है, बारिश हो गई, अपलाइन वहां पर गेट पे खड़ा फोन कर रहा है, भैया मीटिंग में नहीं आए। अरे सर बारिश हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया। अगर आपकी बारिश आपको मीटिंग में जाने से रोक रही है तो दोस्त मेरे से लिखवा लेना, इस मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, पारसी में स्टार रूबी कभी नहीं जाएंगे। परिस्थितियों के हिसाब से अगर आपने अपने डिसीजन बदलने शुरू कर दिए दोस्त, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी कभी नहीं आएगी। मैं 1,50,000 डेढ़ 2 लाख की इनकम को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम नहीं मानता, क्योंकि आप समुद्र में खड़े हो, पैसों के समुद्र में, और वहां पर एक जग भर के अगर आप खुश हो रहे हो तो गलती आपकी है। जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, वहां पर जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, यहाँ पर लोग एक महीने की आज की डेट में 800 करोड़ रुपए की इनकम ले रही है, वो भी उसकी 3rd 4th जनरेशन। बड़ा पैसा, बड़ी इनकम, बड़ा लेवल वो व्यक्ति कमाता है जो कमिटेड होता है। परिस्थितियों के हिसाब से अपने डिसीजन नहीं बदलता, कमिटमेंट चाहिए। परिस्थितियां क्या होती है सर? एग्जांपल, अभी मेरे को भोपाल जाना था, कासगंज से मेरी मीटिंग थी भोपाल जाने में ट्रेनें वेटिंग आ रही थी। मैंने 3 तरह की टिकट बनाई, स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC, जिसमें मेरे को संभावना लग रही थी, और 22 लाख के सभा तीनों ही कैंसिल। हेलो, 22 लाख ऐसा हुआ कि तीनों ही कैंसिल। मैं कासगंज में कैसी जगह वहां पर खाना खा रहा था, मैसेज आया, मैंने कहा पहुंचना था, विकास जी को फोन किया, विकास जी के तहत तुरंत आप आगरा पहुंचो, वहां पर कोई ना कोई सुविधा मिल जाएगी। आगरा पहुंचा, 2 घंटे सर मार्केट में सारे जितने बस ट्रेवलर्स वाले थे मैं सब कम से कम 13-14 ट्रेवलर्स वालों के पास गया होगा मैं, सारे आपके सरकारी बिना सरकारी सबके पास। भोपाल की डायरेक्ट कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं मीटिंग को कैंसिल कर सकता था। भोपाल में मेरा कौन सा इतना बड़ा स्टेशन है जहां पर मेरे को जाना जरूरी था? हेलो, मेरी रात को 12 बजे बीकानेर की बस चलती है, तो वो पकड़ के चला जाता। वहां पर विष्णु जी थे, उनको बोलते थे सर आप मीटिंग करो, बाद में देखते हैं। मैंने जो बोल दिया ना सर, उस पर पीछे नहीं हटता हूँ। मैं ट्रेन में गया, 2 घंटे इधर उधर घूमे, टीटी से बातचीत की, टिकट नहीं मिली। लास्ट में वो कहते हैं मैंने मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जलाई, और एसी में गार्ड होता है उसके पास गया, उसको 1000 रुपए दिया, आराम से सो के भोपाल चला गया। परिस्थितियां कभी भी आपको परेशान करने नहीं आती है, परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेने आती है। लीडर हमेशा बात का पक्का होता है, कमिटेड होता है। और कमिटमेंट कितना?
एक आदमी था जो गाय का दूध ग्वाला था, वो गाय का दूध निकाल रहा था। ये कहानी शायद विनीत जी ने भी बताई है एक बार, इनसे ही सुनी थी मैंने, कहीं किसी प्रोग्राम बताई थी, ऑनलाइन बताई थी, मेरे को पता नहीं। एक ग्वाला था, वो गाय का दूध निकाल रहा था, गाय लात मार रही थी, दूध निकालना नहीं दे रही थी। वो लगभग 2 घंटे से प्रयास कर रहा था, परेशान हो गया। ऊपर से भगवान शिव उसको देख रहे थे। भगवान शिव ने सोचा यार बेचारा बहुत परेशान है, प्रयास कर रहा है, गाय दूध निकालने नहीं दे रही। वो उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, भक्त मैं तुम्हारी प्रयास से बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं हूं भगवान शिव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जो कुछ दो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो आदमी बोलता है, जब ईश्वर, जब हे प्रभु, जब आप आ ही गए हो तो 2 मिनट आप इसके पैर पकड़ लीजिए, मुझे इसका दूध निकालना है। हेलो, वो आदमी भगवान से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन वो बात का पक्का था, कमिटेड था। कमिटेड आदमी हमेशा जिंदगी में आगे रहता है। तो बात के पक्के, कमिटेड। पॉइंट नंबर 4, लीडर हमेशा हार्ड वर्कर होता है। लीडर थकता नहीं है, लीडर रुकता नहीं है। सतीश पंडित जी बोला करते थे कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है, और दुनिया में बड़ी कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो मेहनत करते हैं, बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं, वो शिकवा शिकायत नहीं करते कभी भी। शिकवा शिकायत सुविधा ये सब कमजोर और लाचार लोगों के शब्द है। विजेता कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते हैं। मेहनत किसको बोलते हैं कि कब तब तक काम करो जब तक थक ना जाओ, उसको मेहनत बोलते हैं। और कड़ी मेहनत किसको बोलते हैं कि थक जाओ उसके बाद भी काम करते रहो, उसको कड़ी मेहनत बोलते हैं। और मैंने आज तक नहीं सुना कि एक आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा था और काम करते करते वो मर गया। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था कि वो काम नहीं कर रहा था, निठल्ला था, आलसी था, घर में पड़ा था, पड़ा पड़ा सड़ गया, मर गया। लीडर कभी थकता नहीं है, हमेशा कड़ी मेहनत करता है। आपकी डाउनलाइन में आपके अलावा एक भी आदमी आ गया ना, एक भी आदमी, उसकी कामयाबी की जिम्मेदारी आपकी है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बात करता हूं, मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला ये तुम्हारी बी ले गए, तुम्हारी सी ले गए, तुम्हारी ये ले गए, तुम्हारे, मैं उधर क्यों जाऊं, मैं यहाँ क्यों आऊं। ये मैंने कभी ना तो व्यवस्थाओं का पूछा, ना कभी आपके ये ले बिल। मैं हमेशा अपने आप पर विश्वास करता हूँ, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। दोस्त, आपको आरसी बिजनेस में या कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब जो चीज आपको करेगी वो आपकी कड़ी मेहनत करेगी। लीडर हमेशा हार्ड वर्कर होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रसार नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप उनकी वर्किंग स्टाइल चेक करोगे ना, तो पूरी की पूरी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत, सबसे ज्यादा हार्डवर्क नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसलिए वो पूरी दुनिया पर अपना लीडरशिप चलाते हैं। कड़ी मेहनत चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लीडर हमेशा बड़ी सोच वाला होता है। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। लीडर हमेशा बड़ी सोच के साथ काम करता है। आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आप एक चीज चेक करो सर, एक भिखारी में और एक एलन मस्क में अंतर क्या है? अंतर है सोच का। हेलो, अंतर है सोच का। इस पर सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके सामने है मिस्टर धीरू भाई अंबानी कि सोच से, सोचने से क्या किया जा सकता है, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर धीरू भाई अंबानी। जब वो 5 रुपए की नौकरी करते थे ना, तो उनकी सोच होती, वो आपने कई बार उनकी किस्सा भी सुना है कि जब वो 5 रुपए डेली सैलरी लेते थे ना, उस समय वो डेली 2 रुपए की जाकर चाय पी लेते थे। तो उसके जो दोस्त थे ना, वो बोलते थे तू तेरी कमाई का 40% हिस्सा तो चाय पर खर्च कर देता है, बड़ी होटल में जाके चाय पीता है, क्या फायदा, यहाँ पर अपने पेट्रोल पंप के पास आके यहाँ पर बैठ के चाय पिया कर, 2 पैसे में चाय मिलती है, क्यों 2 रुपए खर्च करके आता है। तो धीरू भाई अंबानी उनको बोलते थे कि मैं वहां पर चाय पीने नहीं जाता हूँ, वहां पर अमीर लोग आते हैं, मैं अमीरों के साथ बैठकर उनके जैसा सोच मेरे अंदर आए, इसलिए मैं 5 रुपए में से रोज का 2 रुपए चाय पर खर्च करता हूं, बड़ी होटल में चाय पीने जाता हूं। सोच
और अगर आपने सोच को बड़ी रखा ना सर, अपनी सोच को बड़ी रखा, मैं आपसे वादा करता हूं आरसीएम कमाल कर देगा सर। छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलो, इसकी लेग, उसकी लेग, ए लेग, बी लेग, पिकअप सेंटर सामान, ये नहीं हो रहा, अपलाइन नहीं मान रही, डाउनलाइन मान रहा, ये नहीं हो रहा, बी लेग नहीं चल रही, डायमंड क्लब नहीं कर रहा, वो ये छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलो, बड़ी सोच बनाओ। और एक किताब आती है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उस किताब को पढ़िए आप। सोच जब तक बड़ी नहीं होगी ना दोस्त, तब तक दुनिया में बड़ी चीज आपके पास कभी आ ही नहीं सकती। एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, दुनिया में करना मुश्किल नहीं है, दुनिया में सोचना मुश्किल है। जो सोच सकता है वो कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वो कभी कर नहीं सकता। आपका डायमंड क्यों नहीं आता? क्योंकि डायमंड कैसे आएगा ये आपकी सोच में ही नहीं है। आपकी सोच ये है कि जब महीना खत्म हो जाए तो मेरी एक सत्र की स्लैब लग के मेरे को 10,000 रुपए कैसे आए। तो डायमंड तो बहुत दूर की बात है ना सर, पहले सोचिए तो सही। हमेशा बड़ी सोच, लीडर वो होता है जो बड़ी सोच के साथ काम करता है। कोठारी साहब क्या बोलते हैं, जब बिजनेस को मैंने शुरू किया तो ना कंपनी थी, ना प्रोडक्ट थे, ना दुकानें थी, कुछ नहीं था। जब किसी आदमी को ज्वाइन कराने भी जाते थे ना तो उसको बोलते थे कि 5 आदमी जुड़ चुके हैं, तुम जुड़ोगे तो छठे हो जाओगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आएगा, बहुत सारी दुकानें खुलेगी, बहुत सारा पैसा आएगा, होगा। हुआ कुछ नहीं था। और सारे लोग बोलते थे कि ये बिजनेस चलेगा नहीं। और कोठारी साहब बोलते हैं मेरे को भी 99% लगता था चलेगा नहीं, लेकिन मैं 1% बड़ा सोचता था, चल गया। तो उस सोच ने उस आदमी को 700 रुपए की नौकरी से 500 करोड़ का मालिक बना दिया। और ऐसा व्यक्ति बना दिया जो 500-700 रुपए की नौकरी करते थे, आज खुद की एविएशन कंपनी चलाते हैं, जिनके पास 2 हेलीकॉप्टर और 2 हवाई जहाज है। हेलो, सोच। एलोन मस्क और भिखारी, सोच में यही अंतर है। चाहता तो सब चाय वाले हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सोच चाहिए ना, वो सोच उनके पास नहीं है। बड़ी सोच वाला होता है लीडर। पॉइंट नंबर 6, लीडर हमेशा विपरीत परिस्थितियों में टिका रहता है। लीडर हमेशा विपरीत परिस्थितियों में टिका रहता है। देखिए दोस्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, जीवन में जब जब कोई बड़ा अमूल चूल परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा ना, तब तब प्रकृति आपकी बहुत टफ परीक्षा लेगी। ये 100% सच है। और जब प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, उस समय अगर आप डिगमगा गए, उस समय अगर आप मार्ग से भटक गए, इतिहास के पन्नों में दफन हो जाओगे। और प्रकृति जब टफ परीक्षा आपकी ले रही हो और उन विपरीत स्थितियों में आप डिगे रहे, दोस्त, दुनिया आपको भगवान बनाने के लिए तैयार है। सोचिए ना, भगवान श्री राम अगले दिन उनको राज तिलक होना था, मिल गया वनवास। अगर राज तिलक हो जाता तो सिर्फ एक राजा कहलाते। टफ टाइम आया, वनवास मिला, टफ टाइम को अपनाया, उसमें खड़े रहे, तो वो भगवान बने। हेलो, विराट कोहली जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। मैदान में डटा रहा, 2 दिन 3 दिन लगातार टेस्ट मैच को पूरा किया, टीम को जिताया, फिर घर पे गया। प्रकृति परीक्षा ले रही थी दोस्त। आज विराट को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो बोलते हैं कि बांद्रा के रेलवे स्टेशन के बाहर उनको टमाटर बेच के जिंदगी बनानी पड़ी, जिंदगी चलानी पड़ी। टफ टाइम आया, उनके पास भी ऑप्शन था कि उसको छोड़ के एक इजी लाइफ में जा सकते थे। और दोस्त, वत्स साहब हमेशा बोलते हैं, एक अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है। जब जब आप महान जिंदगी की तरफ उड़ान भरने का प्रयास करोगे, सबसे पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी। और हर आदमी की परीक्षा ली है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में। अगर चैलेंजेस आपके सामने बड़े आ रहे हो ना, बड़े आ रहे हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि चैलेंज बड़े आ रहे हैं,
इसका मतलब वो देने कुछ बड़े वाला है, और जब वो देगा ना दोस्त, तो छप्पर फाड़ कर देगा। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में टिके रहो। आपके सामने एग्जाम्पल है प्रिंस सर। इनके पिछले 6-7-8 महीनों में इतने विपरीत परिस्थिति इनके बीच में सामने आई, लेकिन कभी डिगमगाए नहीं है, टफ टाइम में खड़े रहे। आपके सामने एग्जाम्पल है सुरेश जी उड़ीसा से। जितने टफ टाइम उन्होंने सहन किए, शायद यहां पर बैठे किसी टेक्निकल अचीवर ने सहन किए होंगे, पर कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे, रास्ते से पीछे नहीं हटे, और दुनिया सलाम ठोकती है सर। और दुनिया हमेशा, अगर दोस्त जिंदगी में समस्या ही नहीं होगी, चैलेंज नहीं होगा, तो लोगों को कहानी बताने में भी मजा नहीं आएगा। बीसीजी बोलते हैं कि फिल्म भी वही हिट होती है जिसमें क्लाइमैक्स होता है, जिसमें लड़ाई दंगे होते हैं। तो जिसमें लड़ाई दंगे नहीं हो ना, वो फिल्म भी आपको पसंद नहीं आएगी। एलन मस्क जब उसने बिजनेस शुरू किया ना सर, सब कुछ दांव पर लगा दिया उसने, जीवन का सब कुछ, पर इतना कुछ उसने दांव पर लगाया, घर बार जमीन जायदाद खुद तक को गिरवी रख के उसने बिजनेस शुरू किया, और इतना कुछ दांव पर लगा दिया था एलन मस्क ने। उसकी स्टोरी पढ़ना कि अगर वो फेल हो जाता ना, तो दोस्त वो सांस लेने तक के काबिल नहीं बचता। विपरीत परिस्थितियां इतनी थी उसके सामने, पर वो टिका रहा, और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। हम छोटी छोटी चीजों से नेगेटिव हो जाते हैं। अगर दोस्त छोटी छोटी चीजों से नेगेटिव हो गए ना, तो बड़ा कभी मिलेगा नहीं। हम मटका खरीदते हैं ना 100 रुपए का या 50 रुपए का, उसको बजा के चेक करते हैं कि ये टिकने लायक है या नहीं है। तो जब आपके सामने आपको जब देना ईश्वर कुछ बड़ा चाहेगा ना, तो दोस्त ईश्वर भी आपको बजा बजा के चेक करेगा, और इतना बजाएगा कि आपको हर सेकंड, दिन नहीं हर सेकंड ये फील होगा कि मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊं, अब मेरे से नहीं होगा। हर सेकंड ये फील होगा। लेकिन टिके रहे तो लास्ट में यही लोग आपको सलाम ठोकेंगे, और यही दुनिया आपकी कहानियां का एग्जाम्पल लोगों को दिया करेगी। लीडर हमेशा विपरीत परिस्थितियों में टिका रहता है, कभी अपना रास्ता नहीं बदलता। जो चलते रहे एक रास्ते पर वो मंजिल को पा गए, जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में कट गई। वो केसी सर बोलते हैं, कई बार मुझे वो ठीक से याद नहीं है, कि किस्मत किसी भी बस बदल सकती है। विनीत सर आपको याद होगा, आप कैसी जी क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती दौड़े तूफान से सकती है, कश्ती हर तूफान से टकरा सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल दोस्त, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। और किस्मत बदलेगी ना दोस्त, सारी फैमिली के पीछे वाले सारे दर्द निकल जाएंगे, और आप अपनी फैमिली के गेम चेंजर बन जाएंगे। बस जब विपरीत परिस्थितियां आई ना, अपने आप को टिकाए रखना। आरसीएम बिजनेस आज देश की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन 2011-12 का जो दौर आरसीएम बिजनेस में टीसीजी के सामने आया, हम तो कई बार दोस्त इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर उस समय टीसीजी के अलावा कोई भी होता तो शायद कंपनी ना चलती। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, इज्जत खराब हुई, सब कुछ हुआ। पर जब महावीर जी बोलते हम टीसीजी से मिलते थे ना, तो टीसीजी बोलते थे कि इस जान के अंदर एक एक खून की बूंद भी रहेगी ना, तो आरसीएम की इज्जत कभी कम नहीं होने देंगे। कितनी सारी विपरीत परिस्थितियां, कितनी विपरीत परिस्थितियां। अरे दोस्त, एक इंसान के तौर पर टीसीजी की जगह पर अपने आप को रख के सोचो ना, तो समझ में आएगा कि वो आदमी है कि क्या चीज है। आप इमेजिन करो ना, हो सकता है मुझे इस पूरी स्टोरी यहाँ पर बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। 2011 में जब बहुत सारी चिट फंड कंपनियों का दौर था, तो राजस्थान गवर्नमेंट, हालांकि आज तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो जागीर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इस तरह की जितनी कंपनियां राजस्थान में काम करती है सबकी जांच करो, ताकि गलत काम करने वाली कंपनियों को रोके, सही काम करने वाली कंपनियों को चलाया जा सके। विपरीत परिस्थितियां सोचो, टीसी छाबड़ा जी एक सीधे से इंसान, कभी राग द्वेष नहीं, कभी लड़े। सोचिए वो कभी कितने सज्जन पुरुष आदमी है तिलक जी, उनको उठा के जेल में डाल दिया कि आप गलत काम करते हो। उनका एक बेटा उठा के जेल में डाल दिया, उनका भाई, बड़े भाई बीसी छाबड़ा जी, उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब टीसीजी की जगह पर नहीं, एक इंसान की जगह पर ले जाके देखो, सारा प्रशासन आपके खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ, पुलिस खिलाफ, सरकार खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ, क्योंकि आपने आज तक 1 रुपए का उनको विज्ञापन नहीं दिया।
पुलिस वाले इसलिए खिलाफ क्योंकि कभी आपने उनको अपने परिवार को उनको कुछ खिलाया नहीं, और कभी नेताओं को आपने अभी तक कुछ दिया नहीं, सब आपके खिलाफ। सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, सारे खाते बंद कर दिए, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, सारे घर सीज कर दिए, घर बार का पता नहीं, करेंगे क्या? अब इमेजिन करो ना, आप टीसीजी की जगह पर होते तो क्या करते? आपको जेल में डाल दिया, बेटे को जेल में डाल दिया, भाई को जेल में डाल दिया, सारे खाते बंद कर दिया, सारी फैक्ट्री बंद कर दी, सारी दुकानें सीज कर दी और ठप्पा लगा दिया आप गलत काम करते हो। क्या करते आप? और सरकार के सामने औकात क्या है अपनी? हेलो, केंद्र सरकार आपके खिलाफ, राज्य सरकार आपके खिलाफ, इतनी समस्याएं सामने थी। कई बार वो बीच में बहुत सारे सरकारों से बातचीत करने के बाद जब ये लगा कि राजस्थान गवर्नमेंट से मामला बनेगा नहीं, तो गुजरात गवर्नमेंट से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप नाम बदल के यहां से शुरू कर दीजिए। बहुत सारी कंपनियां नाम बदल के चालू करती है अपने आप को। तो सारे लीडरों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गुजरात में बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया, और टीसीजी से जब मिले तो महावीर जी कहते हैं, टीसीजी से हमने बातचीत की तो टीसीजी कहते हैं कि टीसी छाबड़ा अगर बिजनेस करेगा तो आर सिंह के नाम से करेगा, भीलवाड़ा से करेगा। आपको बाहर से करना है, मैं ब्लैंक चेक पे साइन कर देता हूं, जितने पैसे चाहिए ले जाओ और आप चला लो, मैं नहीं करता। ऐसे है इंसान। और जब बिजनेस वापस शुरू हुआ तो दोस्त, कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी कि आरसी में एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहां पर कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, चिट फंड कंपनी नहीं है। लेकिन इमेजिन करो, जो लोग कार्रवाई करने के लिए आए थे, जो आटा प्लांट था, उन्होंने आटा प्लांट का शटर डाउन किया, लॉक किया और ऊपर सील लगा दी। जहां गेहूं धुलाई हो रही थी वहां पड़ा पड़ा सड़ गया, जहां पिसाई हो रही थी वहां पर पड़ा पड़ा सड़ गया। कितनी फैक्ट्रियां! अरे दोस्त, महावीर जी बोलते हैं उस समय जब फैक्ट्रियों के गेट को ओपन किया ना, तो अंदर चूहे काट रहे, सारा सामान खराब, फैक्ट्रियां खराब। 6-7 महीने तो उन फैक्ट्रियों के पार्ट्स को खोलकर फैक्ट्रियों की मशीनों को ठीक करने में लग गया। हजारों करोड़ का जो माल खराब हुआ, एफएमसीजी का प्रोडक्ट, खड्डा खोद के उनको जलाया गया। आप इमेजिन करो, आपकी कंपनी और आपका कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का सामान जो खराब हो चुका है, खड्डा खोद के आपके सामने आपका 500 करोड़ की संपत्ति जलाई जाए, आपको कैसी लगेगी? हेलो, टीसीजी कभी विपरीत परिस्थितियों में डिगे नहीं। हेलो, और टीसीजी ने जब बाहर आए तो एक ही बात बोली, आरसीएम अब चलेगा ही नहीं, आरसीएम अब पहले से ज्यादा चलेगा। हेलो, चलेगा नहीं, पहले से ज्यादा चलेगा। 2011 में जब कार्रवाई शुरू हुई तो आरसीएम 1700 करोड़ पे थी, एमवे इंडिया में 1400 करोड़ पे थी। आरसीएम के कोई आसपास भी नहीं था, आरसीएम के कोई आसपास भी नहीं था। 2012 में जीरो से शुरुआत की और आज मात्र 9 साल बाद आज आरसीएम वापिस देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई। क्यों? टीसीजी कभी विपरीत परिस्थितियों में डिगमगाए नहीं, वो डटे रहे। और जो व्यक्ति परिस्थितियां देखकर अपने आप को डिगमगा लेता है, वो आदमी कभी आरसीएम तो क्या, दुनिया के किसी भी सेक्टर में बड़ा नहीं बनता है। लीडर हमेशा विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। पॉइंट नंबर 7, लीडर हमेशा लगातार सीखता है। वो कभी कैलकुलेशन में नहीं पड़ता, ए लेग में इतना बिजनेस आएगा, बी लेग में इतना बिजनेस आएगा, इसकी स्लेब रुक जाएगी, मेरी स्लेब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कभी स्लेब का गेम नहीं खेलता। जो आदमी आपकी टीम में स्लेब का गेम खेलता है, वो आदमी इस बिजनेस में टेक्निकल तो जा सकता है, वो एमराल्ड कभी नहीं जा सकता। और जो आदमी अपनी स्लेब छोड़ के डाउनलाइन को स्लेब दिलाता है, 7वें महीने वो सारा पैसा 6 महीने के उसके पास लौट के आता है। हेलो, लीडर कभी स्लेब का गेम नहीं खेलता, लीडर हमेशा सीखता है। डॉक्टर 25 साल सीखने के बाद 1,50,000 का आदमी बनता है। इंजीनियर 20-22 साल सीखने के बाद 1,50,000 का आदमी बनता है। आप सब 20-20 साल सीखने के बाद 1,50,000 के आदमी हो। हेलो, एक ही कंपनी में, एक ही फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है 5,000 रुपए, एक की सैलरी होती है 50,000 रुपए, एक की सैलरी होती है 1 लाख रुपए। क्या अंतर है? अंतर क्या है? अंतर है नॉलेज का, अंतर है नॉलेज का। अगर आपको आरसी बिजनेस में 2,000 रुपए की इनकम आ रही है ना, तो 2,000 की नॉलेज आपके पास में है।
अगर 20,000 रुपए आ रहे हैं तो 20,000 की नॉलेज आपके पास में है। अगर आप चाहते हैं कि आरसी में 25 लाख रुपए महीना आए तो 25 लाख रुपए वाली नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि विनीत सर हमेशा बोलते हैं दुनिया में कभी भी आपको ज्ञान अमीर नहीं बनाता है, उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान आपको जिंदगी में अमीर बनाता है। अगर आपको आरसी में बड़े लेवल पे जाना है तो आपको इस बिजनेस का विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा। बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब यह है आपके पास अभी नॉलेज की कमी है, आपके पास अभी नॉलेज की कमी है। अरे एक आदमी 4 मीटिंग अटेंड कर ले तो 5वीं बार बोलता है मैंने 4 मीटिंग अटेंड कर लिया, मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो 20 साल स्कूल जाने की क्या जरूरत थी। हेलो, आप सीधे टीचर को बोलते थे कि ग्रेजुएशन आप मेरी पहले पूरी करवा लो, एक पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं से तो क्या होगा। अरे दोस्त, पता नहीं कब किसकी बात लग जाए, कब किसकी लात लग जाए, अपने को प्रेरणा मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए और जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाए, और पता नहीं किस मीटिंग में आपका स्विच ऑन होगा और आप आरसी में अमीर बन जाएंगे। लीडर हमेशा लगातार सीखता है और ये दुनिया का पेट नियम है, जो सीखेगा वो बढ़ेगा। सीखना बंद, जीतना बंद, सीखना शुरू, जीतना शुरू। और वही आदमी इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा कमाता है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है। अगर आपको जाना है आरसी में एमराल्ड, इनकम लेनी है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की इनकम से पहले 1 लाख रुपए की नॉलेज आपके पास आनी चाहिए। ये 7 मुख्य गुण हैं जो एक आदमी को लीडर बनाते हैं। और 8वां जो गुण आपके अंदर चाहिए वो है काम। लीडर हमेशा काम करता है। लास्ट गुण काम। क्या काम है आपका इस बिजनेस में। अगर आपको बड़ी ऊंचाई पे जाना है आरसी बिजनेस में तो एक चीज समझ लो दोस्त, मेरा अपना निजी अनुभव है ये, जब जब मैंने मेरे खुद के अंदर बदलाव किया है मेरे बिजनेस में बदलाव हुआ है। जब जब मैंने खुद को सुधारा है मेरा बिजनेस में सुधार हुआ है। हम दुनिया को सुधारने का प्रयास करते हैं, खुद को नहीं सुधारते। खुद को सुधार लो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अगर बिजनेस में बड़ा करना है तो ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। चुनाव में वही नेता जीतता है जिसका फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। ये लोगों का बिजनेस है, तो जितने ज्यादा आपका लोगों का दायरा बड़ा होगा उतना ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। जितने ज्यादा लोगों तक आप कनेक्ट रहेंगे उतना ही बिजनेस आपका करेक्ट रहेगा। कम्युनिकेशन। हमेशा अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट रहें। कभी अपनी पिन का धौंस उनके ऊपर नहीं जमाएं। अभी हम कोई बहुत बड़े अचीवर नहीं बन गए कि अपने को आरसी में 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है और एक डाउनलाइन से हम बात ही नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आपकी डाउनलाइन में जो आदमी आ गया ना, वो चाहे किसी की बी लेग में है, बी की बी में, बी की बी की बी की बी की सी में है, आपकी डाउनलाइन है, तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अगर आपको आरसी में 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है और 1 साल में जाना है तो एक बिल्कुल यूज किया हुआ पेट तरीका आपको बताता हूं। आप अपने डाउनलाइन के 100 लोगों से सीधा कनेक्ट हो जाइए। आप अपने डाउनलाइन के 100 लोगों से सीधा कनेक्ट हो जाइए। और अगर आप अच्छे लीडर हैं तो 50 इधर से 50 इधर से। मैं उन लीडरों को कभी बड़ा नहीं मानता जो सिर्फ अपनी बी लेग को अपने डाउनलाइन मानते हैं। वो पैसा तो ठीक ठाक बना लेंगे पर वो लीडर बड़े कभी नहीं बनेंगे। लीडर बड़े वही व्यक्ति बनते हैं जो हमेशा दोनों टीमों को अपने कम्युनिकेशन में रखते हैं, अपनी टीमों को अपनी समझते हैं। तो अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है, 1 साल में जाना है, तो आप अपनी डाउनलाइन के 100 लोगों से सीधा कनेक्ट हो जाइए। और इन 100 लोगों को इतनी केयर करनी है जितनी केयर आप अपने बच्चे की करते हो। हमारा जो बच्चा होता है ना सर, उसकी कैसी लालन पालन कर सकते हैं। उसका रहना, खाना, पीना, उठना, आना जाना, स्कूल, छोटी से छोटी चीज उसके लिए समस्या आ रही है ना, हम तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमें ये भरोसा है कि जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं कल को हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं
आपका बच्चा आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिन 100 बच्चों को आप पारसी बिजनेस में केयर कर रहे हो ना अपनी डाउनलाइन को, वो आपके बुढ़ापे का सहारा 100% बनेगा। और इन लोगों को आपने केयर करके इनकी पालना सही तरीके से की तो पैसा, प्यार, नाम, दाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, सर्कल और संस्कार सब मिलेंगे, सब। तो 100 लोगों की केयर करनी है कम से कम, ये संख्या कम से कम है। अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है तो आपकी डाउनलाइन में वो बंदा चाहे कहीं पर भी ज्वाइन है, आप अपनी टीम का डाटा निकालो और 100 लोगों से सीधा कनेक्ट हो जाओ। सीधा कनेक्ट रहोगे तो बिजनेस करेक्ट रहेगा, बीच वालों पर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, कनेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट, कम से कम देखो, आज का जो दुनिया है वो डेटा की दुनिया है। आज की जो दुनिया है वो डेटा की दुनिया है, और आधुनिक युग में अगर आपको डेटा पर काम करना नहीं आता है तो दोस्त बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत हार्ड हो जाएगा। देखिए, डेटा आपके लिए सबसे बड़ा टूल्स है। जैसे आपके घर में रोटी बनती है, रोटी किससे बनती है, कोई बता सकता है? रोटी किससे बनती है? रोटी सर मटेरियल पूछ रहे हैं या रोटी बनाने का टूल्स क्या है? टूल्स, बेलन, बेलन वगैरह और उससे चकला बेलन। ओके, हाँ, चक्का बेलन। या तो रोटी बनाने का टूल्स है चकला बेलन जी। उसके बिना भी रोटी बन सकती है, पर हार्ड बनेगी, मुश्किल से बनेगी, जैसी शेप आप चाहते हो वैसी नहीं बनेगी जी। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आ जाएगा। नक्शा आ जाएगा। उसी प्रकार से बिजनेस को बढ़ाने का टूल्स है आपके डेटा। डेटा के बिना भी बिजनेस बढ़ेगा, पर मुश्किल से बढ़ेगा, वैसी शेप नहीं आएगी जैसी आप चाहते हो। तो कंपनी आपको डाटा देती है, परचेज इन योर ग्रुप। तो हर महीने की 2 तारीख को अपनी अपलाइन को फोन किया करो, हर महीने की 2 तारीख को, और अपनी टीम का सारा परचेज इन योर ग्रुप से डाटा मंगवा लिया करो, और कोई फर्क नहीं पड़ता, 100-150 रुपए लगा के प्रिंट निकाल लिया करो। हेलो, एक पेज में 25 नाम आते हैं, तो जितने आपके डाउनलाइन में लोग हैं उतने नाम आएंगे, उसका प्रिंट निकाल लिया करो। प्रिंट निकाल के जो काम आपको करना है वो बताता हूं। अगर इस बिजनेस में अगले 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है तो अगले 1 साल सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। और जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको इतना सीरियसनेस के साथ करना है जितना सीरियसनेस के साथ आप अपनी नौकरी करते हो। नौकरी में कितना सीरियस है, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, सेलिब्रेशन, फंक्शन, बीमारी वगैरह कोई बहाना नहीं बना सकते। आप जॉब करते हैं और आपने बोला यार मैं आज मेरी आने की इच्छा नहीं है, घर पे ही रहूंगा, आपका बॉस बोलेगा फिर घर पे ही रहना, कल नहीं आना। उतना सीरियसनेस चाहिए। अब जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो डाटा का प्रिंट आउट निकालने के बाद रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा, ऐसा नहीं 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 3 मिनट इधर, नहीं, लगातार 1 घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू। भले सुबह का निकालो, शाम का निकालो, दोपहर का, रात का, जो आपके टाइम के सहूलियत के हिसाब से, पर कंटिन्यू होना चाहिए। रोज जैसे आपने टाइम निकाले शाम को 6 से 7, 9 से 10, 8 से 9, जो आपकी सहूलियत है, भले सुबह उठ के 5 से 6 लगा लो, 1 घंटा रोज। कम से कम 10 फोन कॉल आपको अपने डाउनलाइन में लोगों को परचेज के लिए करना है। डाटा अपने सामने रखो, पूरी कंपनी आपको डाटा देती है आपके डाउनलाइन में कौन कौन आदमी है, कितने कितनी परचेज कर रहा है, और लास्ट 6 महीने में उसकी परचेज कितनी है। और उस डाटा से आपको यह भी पता चल जाएगा कि गामा पर कौन काम कर रहा है, हरिसंजीवनी पर कौन कर रहा है, कीसोल पर कौन कर रहा है, न्यूट्रीचार्ज पे कौन कर रहा है, गुड डॉट पे कौन कर रहा है। ये डाटा आपको अलग से और मिलेगा। अब क्या करो, उनको कॉल करना शुरू करो। क्यों? आपके पास जब आपकी डाउनलाइन का कॉल आता है तो किसी न किसी काम के लिए आता है। एग्जाम्पल, मान लो सुरेश जी मेरी टीम में है, अगर सुरेश जी मेरे को फोन करेंगे तो किसी न किसी काम के लिए करेंगे, तो काम मेरे लिए लाइबिलिटीज है। अगर मैं सुरेश जी को फोन करूंगा तो मैं बिजनेस के लिए करूंगा, और बिजनेस मेरी एसेट्स है। तो आपके पास जो डाउनलाइन से कॉल आता है वो आपकी लाइबिलिटी है, आपके फोन से जो डाउनलाइन को फोन जाता है वो आपकी एसेट्स है। एसेट्स को बढ़ाइए, और रोज 10 फोन कॉल
कम से कम 1 घंटा लगातार करना है। आपकी कॉल करने की वो काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे में 10 लोगों से बात करते हो कि 12 से करते हो कि 15 से करते हो कि 50 से करते हो। सामने वालों को केयर करने के तरीके से बात करनी है। अब आपने रोज 10 लोगों को ही कॉल किया और यहाँ पर एक भी ऐसा रॉयल्टी अचीवर नहीं है जिसकी टीम में कम से कम 500-700 ज्वाइनिंग नहीं है। सबके पास है, सब रॉयल्टी अचीवर के 500-700 ज्वाइनिंग है, लेकिन एक्टिव है उनकी 20-30। क्यों? उनके वो डाउनलाइन उनके कनेक्ट में नहीं है। और मजे की बात बताऊं, जिन लोगों को आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराया ना, वो आदमी आपको आलू चालू समझते हैं, और जो अपने को आलू चालू समझता है ना, हम उसी को समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सुनता ही नहीं। आपकी सुनेगा कौन? जो आगे से आगे आपकी टीम में ज्वाइन हुए ना, वो आपको लीडर मानते हैं। आपका एक फोन कॉल उन पर असर डालता है। और अब आपने रोज ऐसे 10 ही कॉल किए तो महीने में 300 कॉल होते हैं। उन 300 लोगों में से 200 लोगों ने भी आपके कहने से 1000 रुपए का भी सामान खरीद लिया, 1000 रुपए का सामान भी खरीद लिया, तो आपका बिजनेस 2-2.5 लाख का हो जाएगा। ये इतना बिजनेस आपके हाथ में पड़ा है और आप निकाल नहीं रहे हो। क्यों? मैनेजमेंट नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, डेटा नहीं है, लोगों से कनेक्ट नहीं है। 10 फोन कॉल रोज। नेक्स्ट, लक्ष्य। लीडर हमेशा टारगेट में रहकर काम करता है, हमेशा टारगेट में रहकर काम करता है। टारगेट 2 तरह के होते हैं, अपलाइन के टारगेट, कंपनी के टारगेट। अपलाइन का टारगेट है अप्रैल मई जून 3 महीने मिला के 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना। ऐतिहासिक 9-10 जुलाई को एकेडमी प्रोग्राम में एंट्री बिल्कुल फ्री मिलेगी और 25,000 और 50,000 वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल लाने पे टीसीजी के हाथों ट्रॉफी मिलेगी। 25-50 पे टीसीजी का ट्रॉफी मिलेगी, वाइटल वालों को मेडल मिलेगा, लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल को ट्रॉफी मिलेगी। आज तारीख हो गई है 7, इस महीने के दिन बचे हैं 23। लीडर वो होता है जो अपना टारगेट सबसे पहले पूरा करता है, टीम का डाटा अपने पास रखता है, टीम में से लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि कौन आदमी 10 करेगा, कौन 25 करेगा, कौन 50 करेगा, कौन वाइटल बनेगा, कौन रॉयल्टी जाएगा, कौन लीडरशिप जाएगा। आइडेंटिफाई करता है पहले और पूरे महीने उनका फॉलो करके उनका वो टारगेट पूरा करवाता है। कई बार लोग टारगेट तो शुरू में बहुत बड़ा ले लेते हैं। कभी किसी आदमी से पूछो ना कि सर क्या टारगेट है इस महीने का, तो विनीत सर वो क्या बोलता है पता? सर बहुत बड़ा टारगेट है। जो आदमी ये बोलता है ना सर बहुत बड़ा टारगेट है, इसका मतलब कोई टारगेट नहीं है, डाटा नहीं है उसके पास, और वो पूरा कभी होने वाला नहीं है। डाटा नहीं है, टारगेट कैसे पूरा होगा? अभी एकेडमी का टारगेट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी का टारगेट। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये 3 लेवल जो कंटिन्यू 3 महीने लगातार 4 महीने मेंटेन करेंगे, उनको एनिवर्सरी प्रोग्राम में सम्मानित किया जाएगा। और एनिवर्सरी वो प्रोग्राम जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, दूसरे खेलों में ओलंपिक होता है, वैसे आरसी में एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है। तो आपकी टीम का एक भी एक्टिव साथी 10,000 से तो छूटना नहीं चाहिए और 25 और 50 वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। कल रात को संतोष देवता जी उड़ीसा से कॉल आया, बोले सर कल मीटिंग थी संजीव गोयनका जी की, और मैं तो सैल्यूट करता हूं सर उड़ीसा की टीम को। हमेशा मीटिंग की प्लानिंग करते हैं ना किसी भी ग्रुप के साथ, वो सबसे पहले आदमी क्या पूछता है? सर संडे है क्या? सबसे पहले क्या पूछता है? सर संडे है क्या? क्यों? ये मेरा माइंड गेम है कि संडे को, अच्छा संडे मंडे का सिर्फ माइंड गेम होता है। सुरेश जी मेरे को बोले सर संडे नहीं है, मीटिंग की तैयारी कैसे होगी? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर संडे जो बोले कितने लोग प्रभावित होते हैं संडे के बिना? 10, 12, 15, तो 15 लोगों की वजह से 200 लोगों को प्रभावित क्यों करें? और जब दिमाग को ये कमांड दी कि मंडे को भी प्रोग्राम हो सकता है, तो उड़ीसा में 5 साल से बिजनेस चल रहा है, अब तक का सबसे बढ़िया इनका जो प्रोग्राम हुआ ना वो मंडे को हुआ, क्योंकि दिमाग को कमांड दी कि मंडे को हो सकता है तो हो गया। तो संतोष जी बोले सर इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ कि जितने हम सोच रहे थे ना उससे ज्यादा आउटपुट आएगा। और मैं आज ही मैंने बैठ कर लिस्ट बना ली कि मेरी टीम में कितने लोग 10,000 करेंगे, कितने 25 करेंगे, कितना 50 करेंगे, कौन रॉयल्टी जाएगा, कौन टेक्निकल की तैयारी कर सकता है, कौन लीडरशिप जाएगा, कौन वाइडर, सारी तैयारी डाटा बना लिया। और जिसका डाटा बन गया ना उसका प्रैक्टिकल भी उतर जाएगा। आदमी डाटा नहीं बनाता, 1 तारीख को टारगेट बनाता है, इतना बिजनेस आएगा बहुत, 30 तारीख को उसका 30% भी नहीं आता। क्यों? डेटा नहीं है। टारगेट, एनिवर्सरी के टारगेट से एक भी आदमी छूटा
तो छोटा नहीं, बहुत बड़ा सुरक्षा चक्कर टूटा। हर आदमी का सपना होता है एनिवर्सरी प्रोग्राम में अपने आप को सम्मानित करवाने का। मैं तो कह रहा हूँ 25 और 50 की तैयारी कीजिए, नहीं कर सकते तो 10 में तो करना ही है, इससे छोटा तो चाहिए ही नहीं। डेटा, जब आप डेटा बनाओगे, लक्ष्य लोगे, तो समस्याएं बहुत आएगी, और समस्या जिंदा लोगों के सामने आती है। और पॉजिटिव आदमी वो होता है, लीडर वो होता है जो समस्याओं पर नहीं, समाधान पर काम करता है। और कहते हैं कि जब समस्याएं बड़ी आ रही हो, अपने संसाधन बड़े कर लो। आपके हाथ में बंदूक है, 10 लोग आपको लाठी लेके मारने आ रहे हैं, उनकी मारने की हिम्मत पड़ेगी क्या? क्योंकि आपके पास संसाधन बड़ा है। आपके पास AK-47 राइफल है और 500 लोग लाठी लेके आपको मारने आ रहे हैं, क्या आप उनकी कोई हिम्मत पड़ेगी आपको मारने की? क्यों? संसाधन बड़ा है। तो समस्याएं जब बड़ी आ रही हो, अपने संसाधनों को बड़ा करो। और संसाधन क्या है इस बिजनेस में? आपके 2 सबसे बड़े संसाधन है। पहला है आपकी अपलाइन। प्रॉब्लम क्या है पता है? आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी अपलाइन को अपलाइन नहीं मानते, यूट्यूब के लीडर को अपनी अपलाइन मानते हैं। और किस लीडर को? जिसका खुद का मान नहीं, ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, जो एक कंपनी का सगा नहीं, वो आपका सगा कैसे होगा? जो खुद 4-4 कंपनियां बदल के इधर उधर घूम रहा है, उसको हम अपनी अपलाइन मानते हैं। आपका संसाधन है आपका इमीडिएट रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर अपलाइन, ये आपका सबसे बड़ा संसाधन है। और दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है मीटिंग। वो है मीटिंग। मीटिंग की तैयारी जो आदमी जितनी ज्यादा करेगा, और मैं तो कहता हूं सर, मीटिंग के लिए जो आदमी मीटिंग के लिए जितना ज्यादा पेन लेगा, उतना ही वो गेन करेगा। जो जितना ज्यादा मीटिंग के लिए पेन करेगा, उतना ही ज्यादा वो गेन करेगा। हम अपलाइन को अपलाइन समझते हैं, रिगार्ड नहीं करते, अपनी चलाते हैं। जब हम अपनी अपलाइन को है ना, जब अपलाइन को समझाने का प्रयास करते हैं ना, तो आज हम जिस लेवल पर है ना दोस्त, अपलाइन इस लेवल पर पहले रह चुकी है। वो अपलाइन के पॉजिटिव आदमी, लीडर है वो, तो आपसे नेगेटिव तो बोलता नहीं, पर वो अपने आप समझ जाता है कि इस आदमी पर मुझे कितना ध्यान देना है। आपको जब आप अपनी अपलाइन को समझाने का प्रयास करते हो ना, अपलाइन समझ जाती है कि इस आदमी की बैटरी अब कितनी है और मुझे इस पर कितना टाइम डालना है। हमेशा अपनी अपलाइन को संसाधन समझो, उनका रिगार्ड करो, उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करो, उनकी सुनो, और जो सुना वो उस पर अमल भी करो। संसाधन है सबसे बड़ा आपकी अपलाइन, और आपके मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन, ये जितने भी हैं। कभी भी कंडीशन तरीके से काम नहीं करना चाहिए। सुविधाएं, संसाधन, शिकायतें, व्यवस्था, ये कायर लोगों के शब्द हैं। कामयाब आदमी जो होता है ना, हर परिस्थिति में काम को बड़ा कर देता है। जो ज्यादा सुविधाएं, व्यवस्था वगैरह ढूंढता है ना, वो आरसी में बड़ा नहीं करता। सुविधाएं नहीं, जब आप मंदिर जाते हो ना, तो वहां पर सुविधा देखने जाते हो कि भगवान के दर्शन करने जाते हो? वहां जाकर कभी बोला सर इस दीवार का कलर ठीक नहीं है, इसका गेट सही नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, इधर फोकस नहीं है, नहीं है, चेयर नहीं है? कभी नहीं बोलते। जिस काम के लिए मंदिर जाते हो ना, वो काम करके वापस आते हो। ठीक उसी प्रकार से आरसिंह की मीटिंग है, आरसिंह का सिस्टम, इसमें कमियां मत ढूंढो, अपने काम की चीज ढूंढो और उसको बड़ा करो। जैसे प्यार अनकंडीशनल होता है, वैसे बिजनेस भी अनकंडीशनल होना चाहिए। कंटिन्यू एफर्ट्स लगातार कीजिए और अपने बिजनेस का शेड्यूल बनाइए। सारे के सारे कोर लीडर का अगले मार्च तक का शेड्यूल आ चुका है, अगले मार्च तक का शेड्यूल। तो आपकी टीम जहां जहां पर है, वहां की बड़ी तैयारी करें, और हमेशा मीटिंग की बड़ी तैयारी करें। इस बिजनेस में बिजनेस उसी व्यक्ति का चलता है जिसका मीटिंगों के अंदर लोग ज्यादा होते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि एनिवर्सरी प्रोग्राम और एकेडमी जो प्रोग्राम हो रहा है, अब आप देखिए कितना ज्यादा फायदा है। अगर आपने उस व्यक्ति को इस महीने 10, 25, 50 करवाया, तो एकेडमी में भी आएगा। अब आप उसको एकेडमी में लेकर आए, तो वहां पर उसको नेक्स्ट, यानी कि अगले इंस्पिरेशन उसको मिल जाएगी, क्योंकि लीडर एम्बिशियस होता है, हमेशा अगला कदम। तो एकेडमी में आएगा तो जुलाई में भी करेगा, अगस्त में भी करेगा, सितंबर में भी करेगा, 4 महीने कंटिन्यू करेगा, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, लीडर्स बड़े होंगे, लोग बड़े होंगे, इनकम बड़ी होगी, माहौल बनेगा, सब कुछ होगा। और सभी जगह बड़े बड़े इवेंट हैं,
जो कुछ इवेंट मेरी जानकारी में जैसे चेक करो, 17 शायद इसी महीने की 17 तारीख को पुणे में मुकेश कोठारी सर आ रहे हैं। यस सर। हेलो, पुणे मुकेश जी को, जिस आदमी को आप 100 बार मिलके जितना नहीं समझा सकते उतना एक इवेंट समझा देता है, कोठारी साहब आ रहे हैं 12 तारीख। चेक करो, भोपाल में रवि शर्मा जी आ रहे हैं, आगरा में दिनेश चौधरी जी आ रहे हैं। हेलो, 12 तारीख को ऐसे ऐसे पूरी लिस्ट है विनीत सर के, उन्होंने फाइटर क्लब में ग्रुप भी वो भेज भी रखा है, और भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो 12 तारीख को दिल्ली में वत्स साहब की मीटिंग है गुड़गांव के अंदर। तो जहां जहां पर बड़ी मीटिंगें हो रही है ना, मीटिंगों की बड़ी तैयारी करो। और मेरा अपना निजी अनुभव यह है, जिस आदमी को मीटिंगों की तैयारी करने आती है ना, उसका बिजनेस कभी पीछे होता नहीं। मीटिंगों की हमेशा बड़ी तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच जय आर सिंह। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज ही अपनी टीम का डाटा बनाए। और यहाँ पर मेरे अभी 150 आदमी सामने बैठे, ये 150 आदमी ये लक्ष्य जरूर लेवे कि अपनी अपनी टीम का कम से कम 100 लोगों का डाटा बनाए, उनको फोन कॉल करना शुरू करें, और कम से कम अपने दम पर, अपनी तैयारी से, अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से 10 लोगों को एकेडमी और एनिवर्सरी ले जाने का टारगेट जरूर पूरा करें। और अपने प्रयासों से जब टारगेट पूरा होता है ना, अपने दम से, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। मिलते हैं एकेडमी में और एनिवर्सरी की धमाकेदार तैयारी के साथ। थैंक यू वेरी मच जय आर सिंह। ओवर टू विनीत सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत गजब आज नॉलेज मिली और जबरदस्त तौर से आगे बढ़ने के सूत्र मिले सर, और गजब हो गया, मजा आ गया। जबरदस्त आपने लीडरशिप के बहुत सारे सूत्र दिए और साथ में आपने कुछ विशेष बातों पे फोकस करवाया। आपने इस एकेडमी जो हो रही है इसके टारगेट के लिए आपने हम सबको एक बार रिमाइंड करवाया। साथ में जो एनिवर्सरी का नजारा होने वाला है उन सब में हम आगे जा सकते हैं, और जो टारगेट लेके चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपने आज गागर में सागर भरी सर। और मैं अभी कुछ, केवल समय की नजाकत है तो केवल मैं कुछ सीनियर साथियों से जो टेक्निकल अचीवर हैं उनसे 1 मिनट का केवल मैक्सिमम समय सीमा का हम पालन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। तो हम इसलिए उन साथियों से हम 1 मिनट के अंदर केवल आज की इस मीटिंग के विषय में रिव्यू लेना चाहेंगे। तो प्रिंस जी आपसे मैं शुरुआत करता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप जो भी बताना चाहें। यस। गुरुदेव को मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद नमन करता हूँ। जय सभी छात्रों को। आज गुरुदेव ने जिस तरह से हम लोगों को बारी बारी में एक पॉइंट को समझाया, मतलब सर, क्योंकि अगले महीना हम लोगों का एनिवर्सरी, मतलब वो बिलीवर एकेडमी प्रोग्राम है। उसके बाद सितंबर महीना में हम लोगों का टारगेट मास है, कंपनी का जो टारगेट है एनिवर्सरी का। तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लानिंग के लिए आज सर ने हम लोगों का बारी बारी एक चीज मतलब बता दिए। तो हम लोगों को सर जितना चीज बताया, ये सब चीज को हम लोगों को अपना आप इसको तो जितना साथी है नोट किए, सर जितना चीज को बताया। उसके बाद हम लोग क्या करें, अपना जो लाइफ लाइन है टीम में, जो भी आज इस जूम मीटिंग में आ नहीं पाया, उसको हम लोग सभी को बताएंगे कि इस जो चीज है आज आने वाला जो प्रोग्राम है हम लोगों का एकेडमी प्रोग्राम, इसमें बहुत मतलब बड़ा होने जा रहा है। उसमें बहुत धमाल मचने वाला है। वहाँ पे एक हम लोग इतिहास रच सकते हैं। और कंपनी का जो सर ने बताया, एक ओलंपिक का जो गेम होता है, टूर्नामेंट जो खेल होता है, उसी प्रकार से जो मतलब कंपनी का जो एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा, उसमें हम लोग अपना हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के लिए हम लोगों को अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को बहुत बड़ा तैयारी करना है और अगला सितंबर महीना में बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। और सर ने जो बताया लीडर का क्या क्या गुण होना चाहिए, ये जो सर ने 8 पॉइंट बताया सर, ये बहुत मुझे मतलब प्रभावित किया। और ये 8 मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है। और जितना भी हम लोगों को जिंदगी में चाहत है और जितना भी हम लोग सपना को देख रहा है, उस सपना को साकार करने में वक्त नहीं लगेगा। और अपने आप पर जितना हम लोग नेगेटिव होते हैं, कभी वो नेगेटिव भी नहीं होगा। और टीम को भी हम लोग नेगेटिव कर नहीं पाएंगे, टीम भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको सर इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, आज बहुत अच्छा से आपने नॉलेज दिया। धन्यवाद। जय सिंह। बहुत शानदार प्रिंस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले हम और कुछ टेक्निकल अचीवर्स की तरफ बढ़े, जिन महिलाओं के वीडियो ऑन है उनमें से हम कुछ महिलाओं से भी आज की इस मीटिंग के विषय में रिव्यू लेना चाहेंगे। वैशाली शेलके दीदी हमें नजर आ रही हैं, उनको पहले मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। एक मिनट में समय का पालन करते हुए जल्दी से बताएंगे आज की मीटिंग के विषय में कुछ कहना चाहिए। सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी दीदी। सर, मैं पुणे महाराष्ट्र से वैशाली बात कर रही हूँ सर। जी मैं प्रसिद्ध मैम के माध्यम से सीख रही हूँ ये सिस्टम।
और आपने जो भी अभी टारगेट बोला है राधेश्याम जैसे सर ने, वो मैं ट्राई तो करूंगी, लेकिन 100% तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं अभी नए ज्वाइन हूँ और मेरा इतना सिस्टम इतना ये भी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी सर उसके लिए। और मीटिंग का तैयारी तो मैं पक्का करूंगी सर। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीदी। और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बैरियर बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप नए हैं, है ना। आपके रिजल्ट अगर आप लेके आते हो तो आप पुरानों पे भारी पड़ जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं और बहुत बढ़िया। और अभी सपना सिंह दीदी एक मुझे नजर आ रही हैं, शायद वो रोटी बना रही है और साथ साथ मीटिंग अटेंड कर रही हैं। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी दीदी। हाँ दीदी, आवाज कम आ रही है। हाँ बोलिए दीदी। सर। जय आरसीएम दीदी। जी मैं भी सीख रही हूँ मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा और दीदी, जो भी है मैं भी उसमें शामिल हो रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्विनी पाटिल जी दीदी हमारे बीच में, अगर वो कुछ कहना चाहेंगी उनके पास भी अवसर है। जी दीदी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम दीदी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है दीदी। सर आज की मीटिंग बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार रही सर। राधेश्याम सुतार जी को हमारा प्रणाम। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने लीडर हमेशा कैसा होना चाहिए इसकी बात बताइए। और सर टारगेट तो हम पूरा करके ही रहेंगे सर। और भीलवाड़ा में ज्यादा लेडीज लोगों को आने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे बीच में कई और महिलाएं, मीरा पांडे दीदी मुझे नजर आ रही है, उनको मैंने इनविट ऑप्शन दिया है। हाँ दीदी, जय आरसीएम। नमस्ते सर, जय आरसीएम। जी दीदी। नमस्कार, मेरा नाम मीरा पांडे, महाराष्ट्र मुंबई से आपकी बात कर रही हूँ। और आज राधे सर का जो मीटिंग था वो बहुत शानदार था। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। उन्होंने बताया कि जॉब और बिजनेस 50 साल, बहुत सारे मतलब उन्होंने लीडर्स के 7 पॉइंट बताए। लीडर पॉजिटिव रहना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहे, वही लीडर होता है, कमिटेड होना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स बताया और बहुत अच्छा लगा। और भीलवाड़ा जाने के बारे में सर ने बताया। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था। हम चाहते हैं कि जो चीज हमने देखे हैं वो हमारी टीम भी देखे, क्योंकि हम गए तो हम सोचे कि कोई करे या नहीं करे, हमको तो करना है। तो ऐसा अपनी टीम में भी करना है। और सर ने बोला कि आप कम से कम 100 लोगों का फॉलो करिए, उनके कॉन्टेक्ट में बने रहिए और रोज कम से कम 1 घंटा आरसीएम के लिए निकालिए। आप कुछ भी करते हैं, सुबह शाम 5 बजे 10 बजे, जो भी आप 1 घंटा आरसीएम के लिए निकालिए। रोज कम से कम 10 लोगों से बात करिए। और बहुत सारे सर ने बताया। और थैंक यू सो मच सर, राधे सर को धन्यवाद। जय आरसीएम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे एक और साथी वेस्ट बंगाल से पामुरल हक जी के साथ में दीदी नजर आ रही हैं, वो कुछ अगर कहना चाहेंगी तो उनके पास भी अवसर दिया है। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जी दीदी। जी जी दीदी, आप मीटिंग अटेंड करी, कैसा लगा आपको दीदी? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया दीदी। और बहुत अच्छे से आप परिवार के साथ आगे बढ़ रही हैं, बहुत बहुत आपके लिए मुबारकबाद। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ में जी बिल्कुल दीदी, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया, पाटिल दीदी हमारे बीच में, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। जी नमस्ते दीदी। जय मेरे आवाज आ रही है? जी आ रही है दीदी। हाँ नमस्ते। आज का टॉपिक मैं कोल्हापुर से नीता पाटिल बोल रही हूँ। मैं इस बिजनेस को मेरे हस्बैंड के साथ सीख रही हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा और लाजवाब हुआ। सर जी को प्रणाम। और आज बहुत ही सीखने को मिला। अभी अभी हम फील्ड पर दोनों ही थे। भीलवाड़ा की जोरदार तैयारी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आने का चाहते हैं और हम आकर ही लेंगे उनको। बहुत बढ़िया दीदी, ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो रही है यहाँ। जी दीदी। और महिलाओं को प्रमोट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक और डायनेमिक लीडर मीना नायडू दीदी हमारे बीच में। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, जय आरसीएम जी। और आज राधेश्याम सर जैसे बोले हैं कि बड़ी तैयारी करनी है मीटिंगों की। सही में मीटिंग से ही माहौल बनती है, क्योंकि जैसे 5 जून को हमारे जमशेदपुर में रवि ओपी शर्मा जी आए और वहां पे मीटिंग अटेंड किए। जो भी वहां पे मतलब चूक था वो वहां से कंप्लीट हो चुका। और यहाँ पे जैसे कल की मीटिंग थी रायगढ़ की, सही जो ये माइंडसेट करते हैं कि मंडे के दिन भी हम मीटिंग कर सकते हैं। और एक मेरे लिए बहुत
बड़ी बात है। जो मेरे हस्बैंड खाली जॉब में बने हुए रहते थे, जहाँ पे एक रुपये की मतलब क्या बोले, मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। कल उनकी मीटिंग अटेंड करने के बाद, जैसे मैं अभी नया शिफ्ट हुई हूँ विजयनगरम, और यहाँ नहीं है, तो वो तो चैलेंज ले रहे हैं सब प्रोडक्ट के लिए, वो मैं उसे नहीं देखी। कल मीटिंग अटेंड करने के बाद में वो एक कमिटमेंट किए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ पे पीयूसी हम जल्दी खोलने वाले हैं। बहुत तो ये शानदार। बहुत बड़ी बात है। एक चीज मीना जी से सीखने वाली है कि 5 तारीख को ये झारखंड में मीटिंग अटेंड की है, 6 तारीख को उड़ीसा में। वाओ, ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत शानदार। ये आपके बड़े लीडर की बनने की तैयारी है जी। आदमी बाहर नहीं निकलते हैं, बोलते हैं सर इतना स्टेट कैसे कवर करेंगे। गजब, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। और अभी हमारे बीच वैशाली केंगले दीदी नजर आ रही है। जी दीदी, जय आरसीएम, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे प्रसीता साजन दीदी हमारे बीच में। जी दीदी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, प्रसीता बोल रही हूँ महाराष्ट्र से, जिनकी एक स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ। राधेश्याम सर जी, गुरुदेव को भी मेरा प्रणाम। एक्चुअली आज सर ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, 7-8 पॉइंट्स कवर किए हैं, और सर ने एक बात बोली कि टारगेट लेके काम करना है। यस, अगर हमें कुछ आगे करना है तो टारगेट तो हमें खुद फिक्स करना है। कंपनी की अपलाइन की दैट इज डिफरेंट, खुद का टारगेट होना बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज इस सिस्टम से सीखा है, यहाँ पे कोई बट इफ नहीं रखना है, जो अपलाइन बोलते हैं वो करना है। एंड सर, आई प्रॉमिस यू एंड आई विल डू इट। और मैं करूंगी, मैं भीलवाड़ा में भी आऊंगी, अपने दोस्तों को, अपने लाइफ लाइन को लेकर भी आऊंगी। एंड एनिवर्सरी, यस, आई विल बी देयर, माय टीम विल बी देयर फॉर द एनिवर्सरी। और ये मैंने ये ठान के रखा है और मेरी जिद है सर, मैं करके दिखाऊंगी। जय आरसीएम सर, थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर उसी दिन सचिन बन गए थे जिस दिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं करूंगा। तो आपने सोच लिया था, आप आज ही आरसीएम के डायमंड बन गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीदी। और अभी हमारे बीच में रूपा दास दीदी हैं, उनको भी मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है। जी दीदी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, मेरा नाम रूपा दास, मैं पुणे महाराष्ट्र से इस सिस्टम की एक स्टूडेंट हूँ और सीख रही हूँ आपके माध्यम से, सुबोध सर के माध्यम से। और राधे सर को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। और सर ने आज बहुत ही अच्छा शानदार एक टॉपिक बताया हमारे लीडर्स के लिए, स्पेशली कि हमें अगर लीडर लीड विद एग्जाम्पल, हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने इन 8 टॉपिक को आगे कवर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे सर ने सबसे पहले तो मुकेश कोठारी का जो एग्जाम्पल दिया कि उनकी एक सोच ने आज उन्हें 500 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। तो बड़ी सोच के साथ, बड़ी रीजन के साथ, बड़े विजन के साथ अगर हम इस सिस्टम को करते हैं तो 100% हम इस सिस्टम में आगे बढ़ के और बहुत ही आगे जा सकते हैं। और जुलाई के टारगेट में हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ जरूर भीलवाड़ा भी और अपने पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। और एनिवर्सरी की भी जबरदस्त तैयारी रहेगी सर, और 100% हम दोनों कपल के रूप में वहां जरूर आएंगे। और आज के एक टॉपिक की बात करो तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पिक्चर भी जिसमें क्लाइमेक्स बहुत अच्छी होती है, लड़ाई डिसोम वही हिट होती है, उसी तरह अगर हमारे जीवन में भी सिस्टम को करने में जो चैलेंज आ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही है विपरीत, उसको अगर हम हैंडल अच्छे से करना सीख लेते तो हम 100% आएंगे। थैंक यू सर, आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा। जय आरसीएम। सभी महिलाओं को, सभी लोगों को फैमिली सहित ही प्रोग्राम में आने चाहिए। फैमिली सहित प्रोग्राम में आते हो तो ये रिजल्ट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और अभी हमारे बीच में बजरंग सिंह सर, डायनेमिक लीडर, उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया। बजरंग सर, आपका स्वागत है। जय आरसीएम सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ, जय आरसीएम। राधे सर को मेरा नमस्कार। आज की जो सर ने एक लीडर ट्रेनिंग के बेस पर जो जानकारी दी है, एक 8 गुणों के बारे में दिया है, तो उसको मैं फॉलो करने की पूरी, और सर ने जो ये अकेडमी में कम से कम 100 साथियों का जो टारगेट दिया है वो लाने का, और उसी 100 साथियों के डेली संपर्क पर रहना, उनकी सेल करानी, परचेज पर उनकी विशेष ध्यान देना, तो उस पर मैंने पूरा बारीकी से अध्ययन किया। मैं अपने आप में सिस्टम में और सीखूंगा और एकेडमी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा मैं बढ़िया तैयारी कर रहा हूँ सर। वाह, बहुत बढ़िया बजरंग सर, बहुत हमारी शुभकामनाएं। और हमारे एक और जबरदस्त साथी संतोष देवता सर हमारे बीच में। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर। जी सर। सर, आवाज क्लियर है?
जी आ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज मौका देने के लिए। और सर जून 1 तारीख को हमने सोच लिया सर, अब संतोष देवता नहीं बनना है सर, आरसीएम संतोष देवता बनना है। इसलिए अभी जस्ट गुरुदेव ने उसका प्रचार और प्रसार कर लिया और मैंने अपने आप को डिक्लेयर कर रहा हूँ सर, 1 तारीख से जो संतोष देवता दिखेगा सर वो पूरा छा जाएगा सर। अब तक जो बना था ना सर वो तो सिर्फ आंधी थी सर, अब तो तूफान ही आएगी सर। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा दावा है, वादा है, जो भी है सर मैं करके दिखाऊंगा। जय आर। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है संतोष सर, धमाल, बहुत हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आगे चलता हूं और हमारे बीच में कुछ रॉयल्टी और कुछ विशेष हमारे साथी भी हैं, उनसे भी कुछ 1-1 मिनट की बात करना चाहेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ केम्पन्ना जी हैं। केम्पन्ना जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। यस सर, जय आरसी। नमस्कार गुरुदेव, जय आरसीएम। जी सर। केम्पन्ना मेरा नाम है, कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ सर। आज का राधेश्याम सुतार सर जी ने इतना शानदार उन्होंने बता दिया, तो बहुत ही जबरदस्त। लीडर की महत्वाकांक्षी क्या होना चाहिए उसके बारे में, जुबान के पक्के कमिटेड में होना चाहिए, बड़ी सोच रखना चाहिए, हार्ड वर्कर बनना चाहिए। इस आज हर तरह की आज का जो मीटिंग जो बना, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इतना जबरदस्त हो गया सर। गुरुदेव राधेश्याम सुतार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना पूरा टीम को संभालते हुए, तो हम भी बनने चाहते कि उनके जैसे बड़ा काम करके दिखाना है सर। थैंक यू सर, जय आर सर। बहुत शानदार केम्पन्ना सर, आपका वीडियो बहुत चल रहा है इंडिया में। जी सर, धमाल। तो रूबी पिन का वीडियो भेजना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और अभी मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में सुरेश सर जी मौजूद हैं। सुरेश सर, आपका स्वागत है। यस सर, प्यार से। रायगढ़ उड़ीसा से सुरेश कुमार। और आज सर जी की बात इतनी बहुत सारी बातें जब सुनने के बाद में एक कड़ी मुझे याद आ गई। जब मैं क्रिकेट खेला करता था, आज तो आरसीएम में आने के बाद में अब मेरे लिए तो आरसीएम ही मेरी मैच है। तो ये सब देखने के बाद में राधे सर जो बातें बोल रहे थे, तो वो संघर्ष की बातें जब है, तो हर समय मैं एज ए बॉलर के टाइप पे मैं खेला करता था। ये मैसेज है लोगों के लिए, सबके लिए। तो उस समय मुझे जब विपरीत परिस्थिति होती थी तब मुझे बैटिंग के लिए भेजा जाता था और मेरे अंदर एक ही चीज रहती थी कि मुझे मैच को जीतना। और वो एक एटीट्यूड मुझे हर समय मैच को विन कराया। आज तक ऐसा था सर, जब भी विपरीत परिस्थिति में हमने गए थे वहां मैच को हमने जीता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बार बार ये विपरीत परिस्थिति में आने के बाद में कि मैं क्यों ना वो कॉन्फिडेंस लेवल आगे ले जाऊं कि मैं पहले से अगर मैच खेलूं तो बढ़िया मैच हम फाइनल कर सकते हैं बोल करके। तब हमने अपने टीम के साथ में बातचीत की, तो वो विरोध किए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मैं बोला चलो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। और वो टर्निंग पॉइंट थी सर मेरे जिंदगी का। और मैंने इतनी कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास आ गई थी उस विपरीत परिस्थिति में खेलते खेलते। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि अचानक सा मुझे ओपनिंग भेज दिए। और उस दिन मैंने गॉड को ये बोला कि इज्जत बचा लेना, क्योंकि पहली बार मैं ओपनर जा रहा हूँ। और जिसकी वजह से होगा क्या, चैलेंज को फेस करना है मुझे, क्योंकि उस विपरीत परिस्थिति में पीछे खेलना और आगे खेलने में बहुत फर्क होता है। मगर उस दिन मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ सर कि वो जो विपरीत परिस्थिति में खेलते खेलते कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास जो आ चुका था। और फर्स्ट टाइम जब हमने ओपनिंग खेला था 97 नॉट आउट ट्राई करके हमने अपने मैच को जिताया था। तो आज वही कड़ी याद आ रही है कि अगर हम विपरीत परिस्थिति में खड़े रहें और डटे रहें, लगातार काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि आने वाला ये कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस में आपको टॉप लेवल पे लेकर के जाएगा। और यही रहा सर कि जैसे सर मौका दिए हमें कि सुरेश जी कब मीटिंग करनी है, तो मैं बोला सर गुरुदेव कभी भी अगर हमें मिल जाए तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में चलते चलते दिलो दिमाग में इतनी मजबूती आ गई है कि कोई भी परिस्थिति में आज हम खड़े हो जाएं तो मैं यहाँ अपने टीम से जो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल है सर, मैं हर परिस्थिति में पूरी टीम को तैयार करने में लगा रहता हूँ। और यही सफलता का राज मुझे लगता है। मैं कहाँ तक कितना चल सकता हूँ सिर्फ आप सबके माध्यम से। मेरी प्रयास, मेरी मेहनत हर समय रहती है आपके साथ में, अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में। और मेरी एक ही लक्ष्य है कि मेरे अपने पूरे आरसीएम परिवार को आगे लेके जाना है। थैंक यू, जय आरसीएम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सुरेश सर,
बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर हमारे बीच में मौजूद हैं, हालांकि वो ड्यूटी पर हैं, उसके बावजूद मैं उनसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। यस सर, JR यस सर, JR मैं पुणे से राजेश कुमार बोल रहा हूँ। और आज की मीटिंग तो सर बहुत कमाल की रही। सर जी ने जो आज 8 पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो स्टार डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सही मायने में वो 8 पॉइंट ऐसा है कि वो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। और वो कोई बड़ी चीज नहीं है सर, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने अंदर लेके आना है और लगातार प्रयास करना है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही, कमाल की मीटिंग रही। और सर जी ने एक खास बात बोली कि हमें मीटिंग से जुड़ना है, टीम को लेकर के आना है, वही इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। हम जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाएंगे, मीटिंग में बैठाएंगे, तभी रिजल्ट आ पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि सभी ये लोग ड्यूटी पर हैं और उसके बाद जैसे भी समय चुरा के यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, तो सुबोधा सर आपको भी 2 मिनट में लेना चाहूंगा, हालांकि आपकी ट्रेन वगैरह वेट में रहती है, फिर भी। जी सर। धन्यवाद सर, सभी साथियों का नमस्कार। JRCM गुरुदेव राधेश्याम सर को मेरा प्रणाम। और तो बार बार कहते हैं कि अगर राधेश्याम सर का कोई मीटिंग हो, काउंसलिंग हो और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत स्पेशल चीज नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सर जी का जो भी होता है काउंसलिंग या मीटिंग जो भी हो, सर जी का कहते हैं कि एक दूध होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट क्रीम। तो सर जी के मीटिंग से डायरेक्ट क्रीम मिलता है और आज वही हुआ सर। बहुत ही जबरदस्त जानकारी सर आपने दी और लीडर के जितने भी क्वालिटी होती है उसके बारे में सर बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। और सबसे पहले तो सर आपने बताया कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने से वही होगा, ज्ञान का भंडार बनते जाएंगे जब तक हम काम नहीं करेंगे। जैसा कि सर 8वां पॉइंट आपने सर बताया कि काम करना पड़ेगा। लीडर वो होता है जो काम करता है और काम जब तक होगा नहीं, हार्ड वर्क, सिर्फ काम करने से भी नहीं, हार्ड वर्क करके ही इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पर जाया जा सकता है। सर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सर आपने बताया सर फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी का। इस बिजनेस में भी सर बहुत ही वो खरा उतरता है वो एग्जाम्पल। बहुत लीडर जब ऊंचाई पर जाते हैं तब तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डाउनफॉल हुआ तो राजेश खन्ना बन जाते हैं। लेकिन जो अमिताभ बच्चन बन के रहेंगे इस बिजनेस में, आज नहीं तो कल बहुत बड़ी कामयाबी पर जाके ही रहेंगे सर। हमारी भी सर अच्छी तैयारी है सर, एकेडमी में भी सर तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे और एनिवर्सरी में तो सर बहुत बड़ा सर कमाल करके ही रहेंगे। थैंक यू सर। JRCM साहब एनिवर्सरी में छा जाना है। यस सर, बिल्कुल छाएंगे सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स का यहाँ पे बहुत शुक्रिया। और राधे सर जी ने आज जबरदस्त जो नॉलेज दी है, बस अब उस पे काम करने की बारी है, क्योंकि दवा आपको कितनी भी बेहतरीन दे दी जाए, जब तक खाएंगे नहीं तब तक असर नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको पूरा की पूरा इम्प्लीमेंट करें और कुछ बड़ा करके दिखाएं, और उसकी शुरुआत अभी से कर दें। जैसा सर ने बार बार फोकस किया है एकेडमी के ऊपर और एनिवर्सरी पे, तो जो 2 टारगेट है 10,000 बीबी, 25,000 बीबी, और भी जो आगे जो अपने हिसाब से कर सके, पर ये जो 2 टारगेट हैं 10,000 बीबी नॉर्मल लोगों के लिए और 25,000 बीबी लीडर्स के लिए, तो इस पर जितना जल्दी हो सके आप इसके ऊपर कर डालें, क्योंकि अब नहीं तो कब। हेलो, तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। तो इसलिए ये महीने में अगर आप नहीं करेंगे, जब बारिश और सारा बहाव है, उस समय जब आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो आप वो अपनी जो पावर है, जो अपनी लाइफ लाइन है, वो फिर कब इस्तेमाल करेंगे। तो सही मौके पे सही काम करने वाले लोग बड़े लेवल पे जाते हैं। तो हम सब लोगों को तुरंत अपने पोस्ट डालने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जितने साथी बैठे, अगर ये अभी पोस्ट डाल देंगे तो जो अपलाइनों का टारगेट है उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगा और उसके बाद उनका बाकी तरफ फोकस चला जाएगा। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वही अभी नहीं करेंगे, तो जो नहीं कर रहे हैं उन तक कब पहुंचेंगे बाकी के लोग। हेलो, तो इसलिए आपको सबसे पहले समाधान का हिस्सा बनना है, समस्या नहीं बनना है। इसलिए अपने हिस्से का काम पहले कर देना है, जिससे बाकी लोग बाकी तरफ ध्यान दे सके। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं और आप सबके पोस्ट का इंतजार रहेगा। और एक बार सभी टीम की तरफ से आदरणीय गुरुदेव राधेश्याम सर जी के मार्गदर्शन के लिए और उनके लगातार हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहने के लिए एक बार हम सब दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पे हम लोग कुछ बड़ा करके आपकी इस गुरु दक्षिणा कुछ बड़े लेवल की ये टीम देगी, ऐसा हम लोगों का आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ बड़ा धमाल करेंगे। एक सूचना सर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सर, ये 4 दिन यूएस के चैनल पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ये स्पेशल सीरीज है। 8 से 9 शाम का टाइम फिक्स है इसका, 8 से 9 सर।
तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हमेशा टीम की प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम की बड़ी तैयारी करवाएं। आपके जो भी टारगेट है, अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी की, प्रोडक्ट का विशेष नॉलेज होगा तो 10 वाला 25 करेगा, 25 वाला 50 करेगा। राइट सर, बिल्कुल सर, निश्चित तौर पे हम लोग बड़ा कुछ नजारा करेंगे और पूरी टीम कुछ बड़ा इतिहास रचेगी और अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से की भूमिका हर व्यक्ति निभाएगा, तभी ये अपनी टीम की फिल्म सुपरहिट कहलाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जय आर सी।